Hello everyone, I am Shahbaz and today we are discussing about our next topic which is multiplication of vector. This is the part of vector, right? और इस चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल टूल. उसमें हम लोग ने कल स्टार्ट किया था एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, वो कुछ पार्ट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे. आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करने वाले हैं, मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, राइट? एक चीज और जो शायद कल मैंने बताया नहीं बताया होगा, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्ट, कैन बी मल्टीप्लाई एंड वेक्टर क्वांटिटी कांट बी डिवाइड. तो हम लोग ने कल तक वेक्टर का एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था. आज हम देखने वाले हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन. बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, वो छोटा सा पार्ट है. देखते हैं इसको ध्यान से कैसा है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में. पहला वाला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. नाम क्या है इसका? या तो आप स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट. इसका सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसको मैं, दूसरा नाम है इसका, दूसरा पार्ट है मेरे पास वेक्टर बी. ठीक है, इन दोनों को मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, इन दोनों का मैं, तो क्या लिखूं? बीच में क्या लिखूंगा मैं? डॉट. ठीक है, इस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन है, राइट? इसको क्या बोलते हैं? या तो डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट. ठीक, कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया इसका. इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉल्व समझते कैसे इसको, कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा ए बी कॉस थीटा. दो वेक्टर दिए हुए यहां पर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर ऐड करूं, सॉरी मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं, तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा. यहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर. मतलब कि क्या कहना चाह रहा है ये, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा. और इनको आपको बोला जाएगा, इनको सर डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करें, तो आप क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा. ये इसका फॉर्मूला होता है. इज दैट क्लियर? ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा, राइट? आगे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. बात करते हैं, इट इज ऑलवेज स्केलर विद अ पॉजिटिव एंगल. ठीक है, एंड वेक्टर एक्यूट. ओके, देन द नेगेटिव एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज. ठीक है, ये क्या बोल रहा है? देखो आप समझते हैं इसको. थीटा का जो वैल्यू होता है कॉस थीटा का, कहां से कहां तक होता है? कहते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक जाता है. और थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो का वैल्यू कितना होता है? कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा? आपका आंसर होगा 1. ठीक है, अगर मैं यहां पर cos जीरो का वैल्यू 1 रख दूं तो आपको रिजल्ट क्या आएगा? ए बी के बराबर. हाँ या ना? इसने समझ में आ रही कहानी, है ना? ए बी के बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू? 1. और अगर मैं मान लीजिए इसका वैल्यू 90 रख दूं तो कितना हो जाएगा वैल्यू आपका? 0. तो यहां पर ये ऐसा ही कह रहा है कि थीटा का वैल्यू, ये बोल रहा है कि इट्स ऑलवेज स्केलर विच इज पॉजिटिव एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है कि सर जो एंगल 90 से ऊपर हो. अगर मैं 90 से ऊपर चला दूं तो वैल्यू कितना आएगा इसका? पॉजिटिव. एंड नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन द ऑब्ट्यूज, बिटवीन द वेक्टर कितना हो जाए? ऑब्ट्यूज. मतलब कितना हो जाए आपका? थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होना चाहिए, राइट? यहां क्या दे रखा है आपका? यहां थीटा 90 की लेस हो. इज इट क्लियर? ये दिया हुआ है, यहां भी गिवन नहीं है. इट इज कम्यूटेटिव, आई ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी. सिंपल है इसका. अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4, और दूसरा दिया हुआ है वेक्टर बी इज इक्वल टू 3. अगर गिवन है और मुझे इसको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं 4 इंटू 3 लिखूं या फिर 3 इंटू 4 लिखूं? बात तो एक ही है, सिंप्लीफाई तो दोनों से हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. जो आपका ये लॉ होता है, ये क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है. क्या मतलब है इसका? कि अगर ए, साथ में क्या लिखा हुआ है मैंने? डॉट में बी प्लस सी. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कैसा आना चाहिए ये? अब देखो इसको करते कैसे हैं, इधर देखिए. ए को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं. क्या करते हैं? ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया एंड ए को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? सी से. दोनों काम कर रहा हूं और कैसे दिखाई दे रहा है वो? ए डॉट बी. ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर ए डॉट बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करने पर ए डॉट सी. ध्यान से देखिए इधर, होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? एज बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा आपका? बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा? इधर देखिए, बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ये फॉर्मूला जो पहले बताया था मैंने, बन रहा है. द एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा. अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? अगर मुझे एंगल निकालने को बोल दिया जाए तो क्या करेंगे आप? एंगल निकालने का सिंपल तरीका क्या है?
ध्यान से देखिए, थीटा निकालना है आपको यहां से, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। होगा कि नहीं हो? क्या करा है मैंने यहाँ पे, सिंपली मैंने इस वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे फेंक दिया है, यही तो किया है, एग्री करते हो? और बचा क्या है मेरे पास, कॉस थीटा। और किसी को थीटा निकालना हो तो क्या कर देंगे, कॉस इनवर्स। देखो इधर देखिए, ये थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी। समझ में आ रही कहानी? इस तरह हम लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम 1। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, थीटा की वैल्यू मैंने अभी भी बोला था ये बात कि कब होगा ये cos थीटा कब हो जाएगा मैक्सिमम, जब ये 1 होगा। और 1 मतलब थीटा का मतलब एंगल कितना होगा, 0। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि दो वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना, और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 0 डिग्री पर हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, अगर 0 डिग्री हो, ठीक है, तो आपका ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, विच इज ए बी, है ना। आप सोचिए यहां पर पीछे क्या लिखा होना चाहिए था, पीछे क्या लिखा होना चाहिए था, इधर cos थीटा होना चाहिए था, और cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 1, मतलब रिजल्ट कितना आया मेरे पास, ए बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वैनिश व्हेन वेक्टर आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से क्या सेंस है, इसको समझते हैं। परपेंडिकुलर क्या सेंस है, इधर देखिए, अगर मैं थीटा का वैल्यू 90 कर दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक वेक्टर ऐसा होगा एक वेक्टर ऐसा होगा। अगर मान लेते हैं ये ए है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा आपका बी, मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस केस में 90 अगर का वैल्यू रख दूंगा तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा आपका 0। कितना पार्ट हो जाएगा आपका ये 0। इज इट क्लियर? आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये हो गया है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इटसेल्फ टर्म्ड एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड इज गिवन बाय। अच्छा, क्या बोल रहा है, दोनों के दोनों सेम हो, मतलब अगर आप जैसे भी मैं इतनी देर पहले क्या कर रहा था, ए डॉट बी कर रहा था, मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों एक जैसे हो, ए डॉट ए कर दिया जाए तो कैसा होगा। इसने बोला सर आप ए की जगह भी ए लिखें, बी की जगह भी ए लिखें और सिंप्लीफाई कर दें, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, है ना। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी क्या होगा सेम, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, और एंगल 0 होने का मतलब 1, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब कॉमन टर्म्स है। अब ये चीज काम की है कि अगर दोनों वेक्टर जो दिए हुए हैं आपको ए एंड बी जो दिए हुए हैं वो अगर यूनिटी हो, यूनिट वेक्टर हो, इसको मैं एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यूनिट वेक्टर हो तो क्या होगा। इस एन को देखिए किसकी जगह लिखा हुआ है, ये ए वेक्टर की जगह, इसको देखिए किसकी जगह लिखा हुआ है, ये बी वेक्टर की जगह। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला अगर दोनों यूनिटी हो, मतलब दोनों 1 1 हो, तो ये भी 1 ये भी 1 cos 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, दोनों एक सेमी डायरेक्शन में है, तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, आंसर इज 1। गॉट इट? ये बात हो गई। अच्छा, ये जो दिया हुआ ये क्या दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं इसके बारे में। ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कैप, मैंने कल भी बताया था आपको ये यूनिट वेक्टर को। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक्सिस है, इसको मैं आई कैप, इसको जे कैप, इसको मैं के कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। ये एक्स एक्स का हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, ये वाई का हो जाएगा और ये जेड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखिए, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों ही आई कैप से रिप्रेजेंट किए जा रहे हो, समझ रहे हो, मतलब दोनों का जो एक्सिस हो सेम हो, यही कहने का मतलब या तो एक्स हो या फिर कैसा हो वाई। ये जैसे आई कैप को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप को, या फिर दोनों का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो, मतलब दोनों किसमें हो, के कैप में। तो समझ, ये बोल क्या रहा है, या तो दोनों सेम आई कैप हो, या दोनों जे हो, या फिर दोनों क्या हो, के। हमेशा आंसर कितना आना है 1, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या होंगे सेम डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का एक टर्म आया था अपने पास, और वो क्या बोला था ऑर्थोगोनल वेक्टर, कि दोनों वेक्टर हमेशा क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उसी को ऑर्थोगोनल बोलेंगे, है ना। इसका मतलब अगर मैं ए वेक्टर को यहां लिख दूं, अगर मैं ए वेक्टर को
ऐसे बनाता हूं और बी वेक्टर को मैं ऐसे बना दूं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल है 90 डिग्री के एंगल पे? मैं कहा यस है। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा भैया? 90 डिग्री। और ध्यान रखें अगर ये आई से रिप्रेजेंट ये कर रहा होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जे कैप को। बात समझ में आ रही है? अगर ये वाला आई कैप रिप्रेजेंट करेगा तो ये वाला क्या करेगा? आपका जे कैप। ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर दोनों जैसे मैंने लिखा है यहां पर ए आई जे एंड के, है ना, इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं आई डॉट जे। आई डॉट जे का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई और जे का। या फिर अच्छा देखो सिंपल सी बात है यार, अगर मेरे दोनों वेक्टर आई में जे में हुए, या आई और जे में हो गया, या फिर मैं बोल दूं कि जे में और के में हो गए, या फिर मैं बोल दूं कि के और आई में है, तो तीनों ही केस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो हमेशा ऐसे तो निकालते अपन ऐसे करके, ठीक है, ये आई ये जे और ये के, आई जे के परपेंडिकुलर जे के परपेंडिकुलर, तीनों ही केस में थीटा का वैल्यू जो होगा कितना होगा? 90। और यहां पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है देखो, सबके इक्वल में बराबर लिखा हुआ है 0 में, मतलब रिजल्ट कितना आ जाने वाला है आपका? 0। बात समझ में आ रही है? यहां देखिए क्या किया हुआ है, मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, यहां पे कुछ मिसिंग है, ये थोड़ा सा मिसिंग है, ये लिखा होना चाहिए था ए डॉट बी। क्या लिखा होना चाहिए था? ये ए डॉट बी। अब ध्यान से देखिए एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, ये है एक्स एक्सिस का, ये है वाई एक्सिस का, और ये है जेड एक्सिस का। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इधर देखिए जैसे ये है दैट इज एक्स, ये कौन से एक्सिस का है? आई एक्सिस का। दैट इज ए वाई, दैट इज जे एक्सिस, और दैट इज ए जेड, कौन सा एक्सिस है? ये के। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बी के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एक जगह बी एक्स बी वाई बी जेड आई जे के, हाँ या ना? इधर ध्यान से देखिए वही किया हुआ है मैंने। ये पूरा पार्ट एक वेक्टर के लिए है, ये पूरा पार्ट बी वेक्टर के लिए है कि नहीं है? अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, हाँ या ना? अब भैया डॉट प्रोडक्ट तो ठीक है, मुझे तो सिंपल मल्टीप्लाई करना आता है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो हाँ या ना? यही तो करते हैं अपन। अगर मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ये करते हैं अपन लोग। एक ही पार्ट से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मैं कहा ठीक है। ध्यान से देखिए ये आई कैप है और ये आई कैप है। मैंने बोला आई डॉट आई, सर बोले 1। ये लिखा हुआ है ऊपर वाले पार्ट में, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, कितना हो रहा है? 1। मैं कहा ठीक है, तो बढ़िया है। तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 1। 1 मतलब आई डॉट आई 1 होगा, तो बचेगा क्या? ए एक्स और बी एक्स। ये देखो ये लिखा हुआ है। मैं कहा ठीक है भैया। अब मेरे पास एक और टर्म आती है, इधर देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलेगा सर आई डॉट जे, और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। देखो ना ये लिखा हुआ आई डॉट जे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आई डॉट जे। कितना आ रहा है रिजल्ट देखना फाइनल में? 0। मतलब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आना है। मेरे पास एक और टर्म है सर, इधर देखिए, मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब क्या होगा कि सर फिर से आई डॉट के हो रहा है और फिर से रिजल्ट कितना आ जाना है? 0। तो इनको सॉल्व करने पर मेरा रिजल्ट हमेशा कितना आएगा? 0। मेरा रिजल्ट कैसा आने वाला है? आई डॉट आई से, जे डॉट जे से, के डॉट के से। आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दैट इज योर आंसर। मतलब करने का तरीका बता रहा है, ये पैटर्न बता रहा है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं, हमको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इफ द वेक्टर, अच्छा एक वेक्टर है पी करके, ए आई ए जे एन 3 के, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है ए आई माइनस ऑफ 2j और माइनस के इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड ए। आपको ए निकालना है। परपेंडिकुलर ईच अदर मतलब, अरे परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो मतलब cos थीटा 90 और cos 90 का वैल्यू 0। तो क्या बचेगा मेरे पास? ए आई ए जे प्लस 3k एंड ये क्यू। हम ये क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? वेक्टर p डॉट वेक्टर q, ये तो निकाल रहे हैं। सिंपल सिंपल हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। q का वैल्यू कितना होगा भाई? ए वाई माइनस 2j माइनस के, किसके बराबर आना है? परपेंडिकुलर मतलब 0।
ठीक है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सर ए को ए से ए स्क्वायर, बाकी सब तो जीरो हो ही जाना है, ए को इससे तो ये हो जाएगा माइनस का 2j, 3 को इससे तो प्लस का 3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाना है, ये 0 के बराबर। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ये मतलब फिजिक्स का पार्ट नहीं रहा है ना, जो हमारे से रिलेटेड है उसका पार्ट नहीं रहा। क्वाड्रेटिक को ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेटिक ब्रेक करने के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस 3, ये जे क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा तुम लोगों ने बोला भी नहीं, ये भाई जे जे तो ए आएगा ना यहाँ पे, वही मैं सोचूं लड़के लोग बोले नहीं कुछ भी। हाँ ये ए, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं जो लिख रहा हूं ये प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक सोल्व करने के लिए लिख रहा हूं मैं। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या -2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है, एक के 2 वैल्यू आएंगे आपके पास निकल के, उनको निकालना है। ठीक है, यहां तक भी छोड़ दो, क्या मतलब हमारा काम तो मेनली एक का वैल्यू निकालना था, एक के 2 वैल्यू निकल जाएंगे यहाँ पर, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, दैट्स इट, नथिंग इज मोर देन दिस, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। समझ में आ गई कहानी, आगे चले। तो ये पार्ट था पहला वाला। अब बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। ओ 3 सवाल है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ये अलोंग दिस, ये एक देखो नई वैरायटी हो सकती है आप लोगों के लिए। अब वो क्या करना है, इसके कंपोनेंट निकालने हैं इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में कंपोनेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों को मैग्नीट्यूड बना के दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा ये 3i प्लस 4j i प्लस j अपॉन, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली। अब मुझे क्या करना है, किसके अलोंग निकालना है, इसके अलोंग। तो क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। i का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे j का मैग्नीट्यूड कितना है कि सर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये 3 तो हो गया यहां पर 3, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √2 इज द आंसर। ये लो, और आगे सोल्व करना तो और आगे कर लो, क्या होएगा, कुछ नहीं। समझ में आ रही कहानी, इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा हूं आगे, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब वो क्या करना है, एंगल निकालना है इनके बीच में। मैं कहा ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे भाई, कि सर फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये मेरा फॉर्मूला है, आसान सा, ठीक है। आपको बेसिकली निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो ये वाले पार्ट को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे फेंक देंगे। और ये ध्यान रखें, ये क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड है भैया, तो मैग्नीट्यूड निकालना है ओवरऑल मुझे को, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, पहले 3i 4j 12i प्लस 5j अपॉन, अब क्या करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को। किसका, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 16, इधर इनका होल कितना हो जाएगा 144 प्लस 25, ठीक है। और ये किसके बराबर आ गया आपका, कॉस थीटा के बराबर। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, ये कितना हो गया 25 और बाहर आएगा तो 5 और ये कितना है 169 मतलब 13, 5 एंड 13 तो ये हो जाएगा। और इनको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा आ जाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है ये चीज, बस सिंपल मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि है पढ़ क्या रहे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो करना कुछ इसी तरह है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना हम लोगों को आता है। मैंने बोला ये ए का मैग्नीट्यूड, ये टर्म है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालने को बोल दीजिए। मैंने कहा मान लेते हैं टर्म, इसको नाम है वेक्टर ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3i प्लस 4j। मैं कहा ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 4 का होल स्क्वायर मतलब 16, दैट्स इट, ठीक है ना। इस तरह इसको यहां पे निकालते हैं हम लोग। इज इट क्लियर, ओके। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले जो बात की थी हमने किसकी की थी, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये ऑब्वियसली एक बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है उससे। क्या बोलता है ये कि अगर ए क्रॉस बी, पहले हमने क्या किया था, ए डॉट बी, अब हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी।
ठीक है, इसको कैसा पढ़ते हैं, लिखा हुआ भी है कि कैसा पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी बोलते हैं इसको। डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये ऑब्वियसली क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, साथ में साइन थीटा, पहले क्या आया था कॉस थीटा, और ये लगा हुआ है एन कैप यूनिटी के लिए, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर के लिए। समझ में आ रही कहानी, ठीक है। यहां पर थीटा क्या, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंड डायरेक्शन, ये थोड़ा सा छोटा आ गया है, डायरेक्शन क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हम इसको निकालते कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, क्लास 9th में भी कहीं ना कहीं बताया जाता है, जैसे क्लास 10 में बताया जाता है मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो उसमें राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये इस तरह रखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए राइट हैंड थंब रूल बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मुझे इसको निकालना है ए क्रॉस बी, क्या निकालना है मुझे, ए क्रॉस बी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ए रखा है, हाथ इस तरह रखा मैंने, देखिए कैसे रख रहा हूं मैं, है ना, मैंने इसके प्लेन में हाथ रखा अपना इस तरह, और यहां से हाथ घुमा दिया, मतलब इन फिंगर को क्या कर रहा हूं मैं, कर्ल कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, मतलब डायरेक्शन क्या आ रहा है आपका, बाहर की तरफ, ठीक है। बात समझ में आ रही, कुछ एक फिगर देखेंगे और समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आपसे बी क्रॉस से निकालो, तो आप क्या बोलेंगे कि सर बी के प्लेन में अपना इस तरह हाथ रखें, क्रॉस है, मतलब जिसकी तरफ क्रॉस करना है उसकी तरफ अपनी फिंगर्स को क्या कर देना है, आपको कर्ल कर देना है, ए क्रॉस बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी क्रॉस है, राइट। तो थोड़ा सा देखना, ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इस तरह की चीजें। तो इस तरह इसको निकालने का तरीका है, मैंने यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल बता रहा था आपको, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल हम लोग काम में लेते हैं। ये सारी डिटेल जो उसने बता रखी है ये वैसे ही बता रखी है, राइट। तो इसको हम लोग कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ बड़े अच्छे तरीके से समझा रखा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अगर मैं रखूं क्या, ए, ये दो बी वेक्टर दिया हुआ है, अगर अपना हाथ कैसे रखूं, ए क्रॉस बी, तो अपना डायरेक्शन इस तरह आएगा, और अगर मैं ए क्रॉस मतलब बी क्रॉस से निकालूंगा तो बी क्रॉस से इस तरह आएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है अपन को, थोड़ा सा और मैं आपको फील कराता हूं इसको, इस तरह ले लीजिए। अब मैं मान लीजिए तीनों अलग अलग प्लेन दिख रहे हैं आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये मान लीजिए एक्स है, तो एक्स क्रॉस वाई इस तरह हो जाएगा, है ना। तो ये बाहर, इसका जो डायरेक्शन आएगा कहां पर आएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और आपको बोला गया है, इस तरह नहीं बोला है भाई, इस तरह नहीं बोला, इसने क्या बोला है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर सी के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने बोला ए क्रॉस बी कहां पर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये ए क्रॉस बी, तो डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, राइट। और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, सी वेक्टर के बराबर, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं क्या, भाई एक काम करें, बी क्रॉस से निकालें मेरे लिए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कितना होगा, बी क्रॉस ए कि सर माइनस का सी वेक्टर, कितना वैल्यू आएगा इसका, माइनस का सी, कैसे आएगा कि सर देखो सी वेक्टर किधर आया था आपका, ए क्रॉस बी करने पर सी वेक्टर बाहर आया था, यहां पे अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो सी वेक्टर अंदर जाएगा। इट मींस यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर आर डिफरेंट बोथ द केसेस, बी क्रॉस ए क्रॉस बी एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, डायरेक्शनली अपोजिट होते हैं, दिख रहा है यहां पे देखो, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, अभी बात की थी मैंने कि दोनों का अगर वेक्टर प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या होगा, वेक्टर ही आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ऑफ द टू वेक्टर्स, यही हमने करा था, आपको पता है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे कि मैंने अभी बोला था ए और बी, तो ए और बी का जो ये ए था, ये बी था, और ए और बी का जो प्रोडक्ट आया था कहां पर आया था, सी, ऑलवेज। अच्छा ये दोनों किस में, एक प्लेन में, ये कौन से प्लेन में है कि बोर्ड के प्लेन में है, ये इसके बाहर आया, देखो ए क्रॉस बी बाहर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के बाहर। अगर मैं बी क्रॉस से निकालूंगा तो प्लेन के अंदर, समझ में आ रही कहानी, ठीक है। आई ऑर्थोगोनल इज बोथ द वेक्टर ए एंड बी, तो द वेक्टर ए एंड बी मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल, ठीक है, ये तो ठीक है, बोल चुके हैं। ये वाली लाइन देखते हैं क्या बोल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, हाँ सही तो बोला है, कम्यूटेटिव नहीं होता, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसका मतलब जैसे कि अभी आपने किया ए क्रॉस बी, कितना वैल्यू आया था आपके पास, सी, है ना। और अभी मैं आपको दोबारा भी कराया था मैंने, सॉरी, बी क्रॉस ए, और इसका वैल्यू कितना आया था आपके पास, सी, वो भी कितना, माइनस का सी आया था।
तो क्या एक दूसरे के बराबर है? मैंने कहा नहीं, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। मैग्नीट्यूड मतलब अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड लगा दूं तो ये भी मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कि सर ये मैग्नीट्यूड, मतलब माइनस का फिर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, तभी तो बराबर होंगे। तो उसने बोला कि ए क्रॉस बी किसके बराबर हो सकता है? बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, ये दोनों डायरेक्टली बराबर नहीं हो सकते, ये बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी साइन थीटा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक तो चीज बता रही, डिस्ट्रीब्यूटिव बता रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ये अपन ने अभी उसमें भी किया था डॉट प्रोडक्ट में। क्या बोलता है ये कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कैसा होगा कि सर ये आएगा इस तरह, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ये तो ये क्या करता है, फॉलो करता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट भी फॉलो कर रहा था, क्रॉस भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि टू प्रोडक्ट का मैक्सिमम कब होगा भैया, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 90। इसका मतलब दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ही जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि आप थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे sin 90, और sin 90 कितना होता है आपका 1। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए बी sin 90, और sin 91 में वैल्यू कितना आ गया ए बी, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, मिनिमम कब होगा, जब 0 पर हो या फिर 180 पर हो। पहले 0 की बात कर लेते हैं, मतलब sin 0, फॉर्मूला क्या है sin 0, और sin 0 का मतलब पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, नहीं हो गया। तो यहां पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए इधर, ए बी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 होगा, सॉरी हाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 होगा। ए बी मिनिमम कब होगा, जब 0 होगा। इज इट क्लियर? यहां पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, यहां आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या हो 0 डिग्री, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हो 0, मतलब दोनों एक दूसरे के लगभग पैरेलल हो। मे बी कॉल्ड एज लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर समझ में आया कुछ? पैरेलल का मतलब क्या है कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, ऑब्वियसली तभी तो इनके बीच का एंगल 0 रहा होगा, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब देखो थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब क्या है ये, देन वेक्टर में भी कॉल्ड अनलाइक वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल। इसको इसने बोला है लाइक या फिर पैरेलल, और इसको बोला है अनलाइक या फिर एंटी पैरेलल, ठीक है ना। ऑब्वियसली दिख रहे हैं भाई, साफ साफ समझ में आ रहा है। फिगर नहीं दिया वो बात अलग है, फिगर देना चाहिए था। नेक्स्ट अगर मुझे वेक्टर निकालना है इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, यूनिट, ठीक है। अब आप समझो यूनिट वेक्टर मतलब इसने बता रखा है कि दोनों का यूनिट अगर निकालेंगे तो कितना वैल्यू आएगा आपके पास, 0 आएगा। समझो इसको, मैंने आपको बोला आई कैप कब आता है, आई कैप कब आता है, जब एक वेक्टर भी आई एक्सिस में हो और दूसरा वेक्टर जिसका नाम है बी वेक्टर वो भी इसी एक्सिस में हो। बोलो हाँ या ना, यही होगा। जे और जे कब आएगा, जब पहला वेक्टर ऐसा हो और दूसरा वेक्टर भी इसी एक्सिस में हो। सेम के कब आएगा, जब पहला वेक्टर ऐसा हो और दूसरा वेक्टर भी ऐसा हो, हाँ या ना। और आप नोटिस करेंगे हर एक कंडीशन में सबके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है कि नहीं है। देखिए आप सबके बीच में एंगल कितना है, 0, और एंगल 0 मतलब थीटा का वैल्यू कितना, 0। फॉर्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, पूरा का पूरा 0। मतलब अगर मैं पैरेलल वेक्टर इस कंडीशन में निकालूं यूनिटी के साथ तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा आपके पास, 0। जबकि इसका अपोजिट डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं आ रहा था, है ना, ऐसे ही किया था कुछ। ओके, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे कैसे हो, परपेंडिकुलर, आई और जे परपेंडिकुलर हो। अगर मैं इन्हीं की बात करता हूं डॉट प्रोडक्ट में तो कितना आया था वैल्यू, मैक्सिमम, है ना, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का तो कितना आया था इसमें 0, है ना, बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है एक दूसरे के ये। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे 90 डिग्री पर, और साइन 90 कितना बनता है आपका 1, मतलब ये मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं देखें, आप इसका एक्सिस का मतलब समझते हैं, इस एक्सिस का मतलब क्या है, ये एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइक दैट। जैसे कि मान लीजिए
ये एक्स है, आई कैप वाली है ना, इसी से रिलेट करते हैं। ये कौन सी है, ये कौन सी है, जे कैप। तो बाहर जो आ रही है वो कौन सी है, बाहर जो आ रही है ये देखिए, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एग्री। तो एक्स और वाई के बीच में एंगल अगर देखेंगे, ध्यान से देखिए कितना एंगल आ रहा है एक्स और वाई के बीच में, देख लीजिए आराम से देख लीजिए। ये एक्स, इसको मैं वाई बुला रहा हूं थंब को, और ये वाला जो फिंगर है इसको मैं बुला रहा हूं जेड, इस वाले फिंगर को, है ना। तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, 90 डिग्री। वाई और जेड के बीच में देखो कितना एंगल है, 90 डिग्री। और ये रहा आपका वाई एंड जेड, ये वाला वाई और जेड ये हो गया, इनके बीच में एंगल कितना, 90। एक्स जेड के बीच में एंगल देखिए 90, ठीक है। अब हर एक केस में एक दूसरे के 90 डिग्री है, मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा एक तरह से। अब इसने क्या बोला है कि अगर मैं यहां पर राइट हैंड रूल लगाऊं, राइट हैंड थंब रूल, तो कैसा होगा, ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री है। अब नोटिस करना, आई क्रॉस जे लगा रहा हूं, आई क्रॉस जे, तो आप सोचो ये जो वेक्टर आ रहा है किधर आ रहा है, कि सर बोर्ड के बाहर। और ईमानदारी से देखा जाए तो बोर्ड के बाहर आपका जो के वेक्टर है ना, वो बाहर ही तो है। अरे थ्री फेज है, थ्री कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड, 3D है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ये जो एक्सिस है के, जो कि इसने यहां बना रखा है, वो ऐसा है एक्चुअल में रियल में बोर्ड के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं है, बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है, नहीं आया समझ में। तो आप सोचो कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका जो वो आएगा, वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो किधर आएगा, बाहर। मतलब अगर मैं लिखूं, इसको एक्स के नाम से बुला दूं मैं, है ना, ये एक्स और ये कितना है क्रॉस वाई, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहां मैग्नीट्यूड लगा रखा है मैंने, तो ये कितना आ जाएगा जेड के बराबर। अब मैं बोलूंगा वाई क्रॉस जेड, तो आप बोलोगे एक्स के बराबर। मैं बोलूंगा जेड क्रॉस एक्स, आप बोलोगे सर वाई के बराबर, है कि नहीं है। तो इसने क्या बोला, देखो यहां पर इसने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है ये, कि आई क्रॉस जे करूंगा तो क्या आएगा, देखो लिखा हुआ है कहीं, ये रहा, आई क्रॉस जे करूंगा तो कितना आएगा के। आप इस सर्कल से समझ सकते हो, आई क्रॉस जे करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो लिखा हुआ है वहां पे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सर जे क्रॉस के करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी रिजल्ट क्या आएगा आई, ये लिखा हुआ है यहां पे। के क्रॉस आई करूंगा, क्या के क्रॉस आई करूंगा, के कहां है, ये के क्रॉस आई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका जे, यही होता है, समझ में आ रही है। तीसरा वेक्टर आ जाएगा यहां पे। अगर इसका उल्टा बोल दिया जाए, जे क्रॉस आई करूं तो कितना हो जाएगा माइनस के क्रॉस जे करूं तो माइनस आई, आई क्रॉस के करूं तो माइनस जे। ये इसके लिए उल्टा है, ये इसके लिए उल्टा है, ये इसके लिए उल्टा है। देख लीजिए ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही होगी कहानी थोड़ी थोड़ी। आई क्रॉस जे क्या होता है, मैंने कहा जे क्रॉस आई कर दो, आई क्रॉस जे तो कितना के, बोला जे क्रॉस आई कर, जे क्रॉस आई, जे ऊपर है, क्रॉस आई कितना अंदर की तरफ, जे क्रॉस आई अंदर की तरफ, दैट इज माइनस के। भाई के अगर इधर है तुम्हारा, प्लस के इधर है, तो इसके उल्टा किधर होगा, पीछे अंदर माइनस के, बोर्ड के अंदर की तरफ, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। हटा रहा हूं मैं इसको, आगे चलते हैं। ओके, इस टर्म को सिंप्लीफाई करने का तरीका कि सर ए क्रॉस बी, ये प्योर मैथ्स है, मैट्रिक्स इसको बुलाते हैं, इस मैथ्स को क्या बुलाते हैं, मैट्रिक्स। ध्यान रखें, वेक्टर ए का जो वैल्यू गिवन होगा उसके हिसाब से क्या दिया होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। इसी तरह किसका वैल्यू दिया होगा आपको, बी वेक्टर का दिया होगा, बी जेड आई कैप, बी जेड के जे कैप और बी जेड के कैप, इस तरह गिवन होगा, राइट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले आप आई वेक्टर लिख दें, जे वेक्टर लिख दें, के लिख दें, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया आपने। अब क्या लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड, लिख दिया आपने सारा, बिल्कुल ऐसे लिख दिया आपने। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अगर मेरे पास कोई एक और वेक्टर होता सी और इसको मल्टीप्लाई कर रहा होता तो मैं नीचे सी भी लिख देता, सी एक्स सी वाई सी जेड। समझ में आ रही कहानी, हटा रहा हूं मैं इसको यहां पे। अब मेन काम आता है इसको सॉल्व करने का। देखो सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, आई जे के टर्म में आंसर निकालना है।
आपको आई की टर्म में अगर आंसर निकालना है ना, तरीका समझना, आई कैप लिख दिया आपने, क्या निकालना है आपको, आई कैप। जब भी आई कैप निकालेंगे, अच्छा यहां लगता है साइन माइनस का, किसका साइन लगता है, माइनस का, फिर निकालेंगे हम लोग जे कैप, फिर लगता है साइन प्लस का, और फिर निकालते हैं हम लोग के कैप। व्हाट इट, बता रहा हूं अभी, ध्यान से देखो, जब भी आई निकालोगे ना तो आई वाले पूरे पार्ट को छुपा दो, छुपा दिया, आई निकालेंगे तो आई का रो और आई का कॉलम दोनों गायब कर दो आप, एक तरह से क्या बचा कि सर ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे जो भी है। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, समझ आ रही है? कितना बचेगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्या बोलते हो गया। साइन लगा हुआ है किसका, यहां लगाया मैंने माइनस का, आप इसको ना देखें प्लीज, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं बहुत आसान चीजें बता रहा हूं आपको। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब मुझे निकालना है भाई साहब जे, मैंने ये वाला टर्म छुपा दिया, क्या बचा है मेरे पास, लिखा हुआ है मेरे पास ए एक्स बी जेड माइनस ऑफ, ये देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे और ऐसे, है ना, ए एक्स बी जेड एंड ए जेड बी एक्स लिख दिया, मैंने कहा इसका भी हो गया, हटा दे भाई। अब थर्ड क्या बचा है मेरे पास, ये क्या निकालना है भाई, तो कितना हो जाएगा, ये और ये, अगेन सेम काम भाई साहब, मेहनत तो करनी नहीं है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और ए वाई और बी एक्स लिख दिया भाई साहब आपने सारी टर्म, है ना, लगभग काम खत्म। अब ध्यान से देखें, आपको यहां और यहां डिफरेंस दिख रहा होगा, हाँ जी बिल्कुल, आप ध्यान से देखें, इसका आगे वाला टर्म आगे पीछे है, यहां पे इसका ए जेड बी एक्स मेरे पीछे आ रहा है, अगर आप माइनस को बाहर लाएंगे ना तो ये वैसी टर्म दिख जाएगा आपको। मैं यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए पहले से माइनस लेकर आया, मैं माइनस के साथ जैसे करते थे अपन, जैसे आपने ये लिखा ये हटा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, काम खत्म, समझ गए? इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ये बड़ा ही आसान तरीका है करने का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, is a downward and B is the northward, B is downward, A is eastward, okay। ये जैसे कि दिया हुआ है कि A is eastward, ये ईस्ट की तरफ है, और B is downward, डाउनवर्ड अगर इसको ले लूं, मान लेते हैं समझने के लिए, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस, एक मिनट यहां तनिक गलती हो गई है, देखिए समझने का तरीका ये ये आपने डायरेक्शन ले लिया है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। पता है इसने क्या बोला है, इसको ईस्टवर्ड बोला है ए को, अगर ये चाहता तो बी को साउथ बोलने में शर्म आ रही थी क्या, नहीं ना, मतलब ये चाहता पता है क्या है, ए अगर इधर है ना, इधर, ठीक है, तो बी जो होगा ना, बी वो कहां होगा, डाउनवर्ड, मतलब इसके अंदर की तरफ होगा कहीं, मतलब इनटू द, कहां पर, इनटू द बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसका अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो जैसे समझ रहे हो, जैसे ये पेन है, इस पेन को इसमें मैंने पॉइंट पे रखा और अंदर घुसा दिया, कैसा फील हो रहा होगा, ऐसा कुछ ऐसा फील हो रहा होगा आपको, ईस्ट इधर है और ये देखो ऐसा समझो, ईस्ट इधर है और ये ब्लैक वाले पेन की तरफ क्या है, अंदर डाउनवर्ड की कंडीशन, अंदर की तरफ डाउनवर्ड बोला है इसने, तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, ऊपर की, नॉर्थ, आंसर कंफर्म नॉर्थवर्ड। ध्यान रखना ये चीज कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करता है जान करके, क्या आंसर होगा इसका, नॉर्थ की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये वाला क्या दिया हुआ है, ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, सिंबल है, ए डॉट बी का फॉर्मूला आपने क्या देखा था ये, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपने क्या देखा था ये, ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया कितना आपके पास 1, ये कितना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है कि सर 45 डिग्री पे, कहां पर आएगा 45 डिग्री पे, हाँ सही है, क्या बोलते हो
क्लियर है भाई? आगे चले, नेक्स्ट करते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ये बी इज इक्वल टू। आपको समझ में आ रहा है सवाल देख के? आपको एक क्रॉस बी निकालना मतलब किससे होगा? मैट्रिक्स वाले तरीके से जो भी किया था हम लोगों ने। सबसे पहले इसकी थ्योरी बनाओ, बनती कैसे है ये कि सर आई जे एंड के, आई का वैल्यू कितना है 1, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 ही लिख दोगे। ये कितना है -2, ये कितना है 4, उधर जाते हैं, बी की जगह कितना दिया हुआ है 2 -1, बड़े घटिया लिखा हुआ है -1, और ये कितना है आपका 2। गॉट इट? अब क्या करेंगे सर, आई जे के लिखेंगे, तो मैं एक बार लिख देता हूं, कोशिश करें कि आप एक बार खुद से लिखकर देखें। ये आई है, ये जे है, एंड ये प्लस का के है। ठीक है, आई को लिखने का तरीका मैंने कहा सर जिसको भी लिख रहे हो उसको वहां से गायब कर दो। क्या बच रहा है आपके पास? -2 होगा, -2 4। अरे भैया भूल गए, ये तरीका था लिखने का। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा माइनस, जो कि परमानेंट आता है फॉर्मूला में साइन। अब ये 4 और ये 1, ये किस में आ रहा है आपका -4। ठीक है, ये आएगा तो सी, बिल्कुल सही आ रहा है। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट वाले पार्ट की। इधर देखिए, अब किसकी बात करूंगा मैं, क्या निकालूंगा मैं यहां से, जे कैप निकालूंगा। दैट इज कितना हो जाएगा, पहले तो 2 कैसे निकालेंगे भैया, पहले वाले कितना 2 माइनस ऑफ 2, 4 इंटू 2 मतलब 8। ठीक है ना, देखो दोनों प्लस के हैं। अब बात करते हैं किसकी, इसको हटा दूं, हाँ जी, अब बात करें किसकी, के वाले पार्ट की। ठीक है, कितना हो जाएगा -1 -1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा एक परमानेंट तो माइनस लगा हुआ ही होगा क्वेश्चन में। अब कितना हो जाएगा इसके बाद आपका -1 तो ये हो गया है, और -2 दैट इज 4। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपली मुझे आई जे और के का वैल्यू निकालना है, खत्म, सवाल हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कितना हो जाएगा, ये तो मेरे हिसाब से लग रहा है 0 हो गया। ये तो ये कितना हो जाएगा -6, और माइनस बाहर का कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 6 जे केप, और ये कितना हो जाएगा +3 के केप। दैट्स इट, हो गया सवाल। इतना आसान सवाल। आगे कर रहा हूं, इसको एक बार चाहो तो लिख लो आप। मेन तो आपका ये बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। किसी भी तरह का वैल्यू जो दो कोई फर्क नहीं पड़ना है। आगे चलते हैं। Two vector A and B have magnitude 3 and 4 unit respectively. Determine the angle between. Okay, देखो आपको क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एक दिया हुआ है ये, एक दिया हुआ है ये, एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, या जो भी वैल्यू डायरेक्टली ए बी भी लिख दो सीधा सीधा, और ये किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। अब ए क्रॉस बी कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 12 यूनिट तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है ए क्रॉस बी 12 यूनिट के बराबर, और ए कितना है आपके पास दैट इज 3, बी कितना है आपके पास दैट इज 4। ये तो फिर से 1 आ गया भाई, 1, ये हो गया है साइन थीटा का वैल्यू 1 आया है। अब थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया साइन 90। एंगल कितना है 90 डिग्री। यहां देखो, यहां तो सवाल ही खत्म हो गया स्टार्ट होने से पहले। इसने यूनिट कितना बता रखा है आपको 0, तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा का वैल्यू 0 कब होता है 0 डिग्री पर, खत्म सवाल। गॉट इट? अरे भाई साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होगा 0 डिग्री पर, सवाल फिनिश। क्या बोल रहा है ये, a प्लस बी और a माइनस बी को प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर टू बी है। अच्छा, प्रूव भी करना है ये, तो ठीक है। याद आ रहा है कल हमने कल कुछ किया भी था इससे पहले, प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, ए बी ये इससे कैंसिल आउट हो जाना है, उसको इधर ले आइए, दैट विल बी लुक लाइक ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू
0। ठीक है ना, आ गया आंसर। तो ये वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के नीचे फेंकेंगे तो बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। और cos थीटा 0 कब आता है, cos 0 कब आएगा, हाँ जी 90 डिग्री पर। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कब आता है, cos π/2 पर। तो cos से cos को हटा दो यहाँ से, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास π/2। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। मतलब एक इसके है बी के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं कंटिन्यू। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट डालें, कहीं भी बात करें, जो भी कंफ्यूजन हो एक बार छोड़े नहीं कंफ्यूजन, राइट। सो थैंक यू।